नमस्कार दोस्तों, माइंड मोड स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का उच्च न्यायालय, जिसमें राजस्थान के उच्च न्यायालय से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को भी समझेंगे जो सीधे आपके एग्जाम पेपर में छपने वाले हैं। और राजस्थान के उच्च न्यायालय की वहां तक पढ़ाने की कोशिश रहेगी कि आज की जो आपकी 18वीं क्लास चल रही है, आपकी तैयारी का सबसे बेस्ट ट्रेंडिंग पॉइंट साबित होने वाला है। तो चलते हैं। हम इनसे पहले 17 कदम चल चुके हैं, इसका मतलब 17 क्लास हम ले चुके हैं इस माइंड मोड स्टडी में। और आज हमारी यहाँ रहने वाली है 18वीं क्लास। आप सभी का 18वां कदम आपको आपकी मंजिल के लिए भी करीब ले जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा राजस्थान का उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ, प्रधान पीठ जोधपुर में। मतलब जो राजस्थान का उच्च न्यायालय है, मतलब उसका मुख्य प्रधान यानी मुख्य पीठ यानी स्थल, मतलब स्थान, राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उसका स्थान कहाँ है वर्तमान में? जयपुर, जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में है उच्च न्यायालय। अगर उच्च न्यायालय से और अगर कोई व्यक्ति अपना दावा उच्च न्यायालय में लगाता है और उच्च न्यायालय के जो न्याय मिलता है, अगर वो उच्च न्याय से भी संतुष्ट नहीं है तो आगे वो किनके पास जाएगा? उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पास में जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट, अगर जिन भी राज्यों में अपना अपना उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट होता है, जो जिला सेशन न्यायालय से अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट अपने दावे से नहीं होता है तो वो किनके पास जाएगा? उच्च न्यायालय के पास में। तो जिला लेवल को जो भी न्यायालय था उससे अगर कोई व्यक्ति अपनी न्याय से संतुष्टि नहीं मिली तो वो कहाँ जाएगा? जो स्टेट लेवल मतलब राज्य लेवल का जो भी हाई कोर्ट होगा या उच्च न्यायालय होगा उसमें अपनी दावा प्रस्तुत करेगा। अगर उससे भी अगर उस व्यक्ति को ये भ्रमित लगे या कुछ न्याय के प्रति कुछ विश्वसनीय शर्तें न लगे तो वो किनके पास में चला जाएगा? तो वो आगे अपना किनके पास में दावा रखेगा? उच्चतम न्यायालय में अपना दावा प्रस्तुत करने का कोशिश करेगा। तो हमारे जो राजस्थान है, हम राजस्थान के बारे में जो भी क्लासेस ले रही है, चैप्टर हमारे चल रहे हैं राजस्थान से रिलेटिव ही चल रहे हैं। उसमें आज हमारा जो भी चैप्टर है उच्च न्यायालय, वो राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो वो वर्तमान में राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना मतलब जो राजस्थान का उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब से शुरू हुई, किसने की, कहां से शुरू हुई, कौन से स्थान से शुरू हुई और वर्तमान में कहां है? तो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब की गई थी? 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के पहले उच्च न्यायालय का उद्घाटन जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर में। राजस्थान का जो उच्च न्यायालय था उसकी प्रथम पीठ, अगर प्रधान पीठ तो जोधपुर में है, परंतु वो शुरुआत में उसकी कहाँ उद्घाटन हुआ? वो जयपुर में हुआ। और जयपुर में भी एक स्थान है, कहाँ है? महाराजा स्वाई सिंह द्वारा किया गया था। किसने किया था? महाराजा स्वाई सिंह ने राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया। और कहाँ किया? जयपुर में किया। और कब किया? 29 अगस्त 1949 को। इस पंक्ति से 3 प्रश्न बन रहे हैं। राजस्थान का उच्च न्यायालय का उद्घाटन किसने किया? महाराजा स्वाई सिंह जी ने किया। किसने किया? महाराजा स्वाई सिंह जी। कहाँ किया? जयपुर में किया। और कब किया? ये 29 अगस्त 1949 को किया। ठीक है, तो ये आपको रटना नहीं, इसको याद करो कि इसको समझने का प्रयास करो। समझा कैसे जा सकता है? जो हमारा राजस्थान का उच्च न्यायालय है उसकी शुरुआत में प्रथम बार उद्घाटन कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। किसने किया? महाराजा स्वाई सिंह जी ने किया। और कब किया? 29 अगस्त 1949 को किया, जो वर्तमान में जोधपुर में है। बाद में इन्होंने कहीं अपना स्थान बदलाव किया है जिसकी वजह से जोधपुर में है, परंतु ये इनका उच्च न्यायालय का शुरुआत में उद्घाटन जयपुर में महाराजा स्वाई सिंह द्वारा 29 अगस्त 1949 को किया गया था। अगला पॉइंट, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इस समारोह में माननीय न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा व उनके साथ में 11 अन्य न्यायाधीशों ने शपथ ली थी। जो महाराजा स्वाई मान सिंह जी द्वारा जयपुर में उच्च न्यायालय की उद्घाटन किया, उस समय प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा जी थे। और उसके
अलावा अन्य भी न्यायाधीशों ने अपनी शपथ ग्रहण की। उनमें से कितने न्यायाधीश? 11 न्यायाधीश। कितने न्यायाधीश? 11 न्यायाधीशों ने वहां अपनी शपथ ग्रहण की। तो चलते हैं वो 11वें कौन कौन थे व्यक्ति, उन न्यायाधीशों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते, नाम वगैरह देख लेते हैं। बाकी कुछ ज्यादा विशेष विवरण पे हमारा टॉपिक में नहीं जाएंगे। जो हमारा टॉपिक जो विश्लेषणीय लगता है वही हम करेंगे, परंतु ये नाम वगैरह आप देख लेते हैं। तो चलते हैं इनका भी नाम देख लेते हैं। इस स्लाइड से हमें क्या मिला है देखने और क्या करना सही है। एग्जाम की दृष्टि से मुख्य क्या है, हमारा उच्च न्यायालय जो वर्तमान में मुख्य प्रधान पीठ है वो जयपुर में है और इसकी उद्घाटन जयपुर में हुआ था, महाराजा सवाई सिंह जी द्वारा किया गया था। और 29 अगस्त 3 बातें हैं, परंतु पंक्तियां लंबी लिखी हैं जो अपन समझने के लिए बड़ी है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। और प्रथम न्याय मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा जी थे, उनके साथ में 11 न्यायाधीशों ने वहां की शपथ ग्रहण की। और 11वें कौन कौन से थे वो देख लेते हो। 11वें न्यायाधीश निम्नलिखित के अनुसार हैं। पहले है नवल किशोर जो जोधपुर से बिलोंग करते थे, और कुंवर अमर सिंह जी जो कहाँ थे, जोधपुर से करते थे। कंवरलाल बापना जो जयपुर से थे। मोहम्मद इब्राहिम जो जयपुर से थे। जौहान सिंह रावणावत जो भी उदयपुर से थे। ठीक है, ये आपको अपने रफ कॉपी या फेयर कॉपी में नोट्स के रूप में लिखना है और मैं आपको दिखा लेता हूँ। श्रद्धालु सिंह मेहता उदयपुर से थे। दुर्गा शंकर दवे बूंदी से थे। त्रिलोक चंद दत्त जो बीकानेर से थे। आनंद नारायण कौल अलवर से थे। के शर्मा जो थे भरतपुर से थे। और श्यामचंद्र या खेमचंद गुप्ता कहाँ से थे, कोटा से। ये हमारे 11 के 11 न्यायाधीश। अन्य कौन कौन से थे वो भी देख लिए हैं। ठीक है, अगला हम देखने वाले हैं पीठ स्थानांतरण एवं पुनर्गठन। राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय की पीठ यानी स्थान का स्थानांतरण मतलब जयपुर से जोधपुर में कैसे हुआ और उसका पुनर्गठन कब हुआ, उनके बारे में हम देखेंगे। तो कब हुआ? 1958 का बदलाव। कहाँ का? 1958 का बदलाव बाद में 1957। कब? 1957 में क्या हुई? एक समिति बनी। उस समिति का नाम क्या रखा? पी सत्यनारायण राव समिति। क्या रखा? 1957 में क्या हुआ? एक समिति बनी। उस समिति का क्या नाम रखा मेरे प्रिय विद्यार्थियों? पी सत्यनारायण राव समिति। क्या नाम रखा? पी सत्यनारायण राव समिति। और उसके अध्यक्ष कौन रहे? उसके अध्यक्ष रहे पी सत्यनारायण राव खुद रहे। और सदस्य वी विश्वनाथ, बी के गुप्ता की सिफारिश से 1958 में उच्च न्यायालय को जोधपुर में स्थानांतरित किया और जयपुर की खंडपीठ को समाप्त किया। किसने किया? ये मतलब आपको अगर पुनर्गठन के उच्च न्यायालय का पुनर्गठन के बारे में पूछ ले तो आपको ये सीधी सी दो बातें याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखनी है कि 1957 में एक समिति बनी। उस समिति का नाम था पी सत्यनारायण राव समिति। और उन पी सत्यनारायण राव समिति के अध्यक्ष थे पी सत्यनारायण राव खुद थे। और उनमें कुछ सदस्य थे वी के विश्वनाथ, बी के गुप्ता। और उनकी सिफारिश में 1958 में क्या हुआ कि जयपुर से जो पीठ उच्च न्यायालय खंडपीठ उसको समाप्त करके जोधपुर में क्या कर दिया? उच्च न्यायालय का स्थानांतरित यानी वहां से यहाँ लेके आ गई थी। तो पीठ का स्थानांतरण एवं पुनर्गठन के बारे में भी आपने देख लिया, एक समिति द्वारा किया है। और उसने वो 1957 समिति बनी। कौन सी समिति? पी सत्यनारायण राव समिति। और अध्यक्ष कौन थे? पी सत्यनारायण और कुछ दो व्यक्ति और सिफारिश है जो वीके विश्वनाथ, वीके गुप्ता के सिफारिश से 1958 को कब 1958 समिति कब बनी विद्यार्थी याद रखना 1957 में समिति बनी। और उस समिति की सिफारिश से 1958 में जो जयपुर से जोधपुर किया पुनर्गठन। ठीक है, जयपुर की पीठ की पुनः स्थापना के बारे में भी कुछ चर्चाएं चली कि जयपुर की जो पीठ उच्च न्यायालय था उसको वहां वापस रखो। ये कब चली? 8 दिसंबर 1977 में बात चली को कि राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच पुनः जयपुर में स्थापित की गई, जिसने अपना विवेक कार्य कब किया? 31 जनवरी 1977 में वापस शुरू किया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 1976 में क्या हुआ? राजस्थान के उच्च न्यायालय को वापस जयपुर में पुनः स्थापित कर लिया गया। और विधिवत रूप से कार्य कब शुरू कर दिया? उस 31 जनवरी 1977 में क्या किया गया? वापस विधिवत रूप से उच्च न्यायालय का जितने भी कार्य थे वो कहाँ शुरू कर दिए? वापस जयपुर में शुरू कर दिए।
पर उसके बाद में क्या नियम बने, वो नियम भी देख लेते हैं। क्या नियम बने कि नियम क्या है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 में 1 अक्टूबर 1952 को प्रभावित हुआ। वापस उन्होंने क्या किया, 1952 में एक नियम बनाया गया कि 1 अक्टूबर 1952 से प्रभावित हुआ। ठीक है, और इसका आदर्श वाक्य क्या, उच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है कि सत्यस्य जयतुषु, क्या है, सत्यस्य जयो कस्तु। ठीक है, जयो कस्तु, सत्यस्य जयो कस्तु। ठीक है, उसका आदर्श वाक्य है। आदर्श वाक्य किसका है, उच्च न्यायालय का है। ठीक है, ये हमने देख लिया था उच्च न्यायालय की स्थानांतरण पीठ, एक बार इधर से इधर, उधर से उधर कब कैसे हुआ, उसकी पीठ के बारे में और उसके आदर्श वाक्य के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं उच्च न्यायालय का संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो उच्च न्यायालय का संविधान में इस प्रकार से प्रावधान उनके बारे में रखा गया है। उन प्रावधानों के बारे में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान भाग कौन से, भाग स में किसका उल्लेख मिलता है, राजस्थान के उच्च न्यायालय के, और अनुच्छेद 214 से 231 के मध्य किसका विवरण मिलता है, भाग स में 214 से लेकर 231 के मध्य तक राज्य की उच्च न्यायालय की संरचना का वर्णन मिलता है। ठीक है, इतिहास, भारत में सबसे पहले 1962 में कलकत्ता में सबसे पहले वहाँ का उच्च न्यायालय बना। उसके बाद में बम्बई में बना, उसके बाद में मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और 1967 में क्या हुआ, इलाहाबाद में भी उच्च न्यायालय बन गया था। सबसे पहले कहाँ, 1862 में कलकत्ता में बना। प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता में है। कहाँ, कलकत्ता में। उसके बाद बम्बई में, बम्बई के बाद मद्रास में उच्च न्यायालयों का स्थापना होनी शुरू हो गई थी। और 1967 में क्या हो गया, इलाहाबाद में भी उच्च न्यायालय का स्थापना हो गई थी। ठीक है, और वर्तमान में स्थिति आ है कि वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय कितने हैं, 25 कितने हैं, 25 उच्च न्यायालय, कितने, 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, और 2019 में 25वां उच्च न्यायालय कौन सा था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 2019 में। कब हुई, 2019 में हो गई थी। 2019 में क्या हुई मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि जो 25वां उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित होने वाला आंध्र प्रदेश की 2019 में 25वां उच्च न्यायालय बना। और वर्तमान में स्थिति क्या है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, अगर आपको पूछ ले तो 25 उच्च न्यायालय, कितने हैं, 25। और 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है, 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश है। तो पहला उच्च न्यायालय कौन सा है, पहले उच्च न्यायालय कलकत्ता है। कलकत्ता कब, 1962 में। कलकत्ता सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय है। और सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश 2019 में बना था। प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चाडी केरल के उच्च न्यायालय में रही थी। मतलब महिलाओं में अगर देखा जाए तो प्रथम महिला उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश के रूप में अन्ना चाडी केरल के उच्चतम न्यायालय में रही, उच्च न्यायालय में रही। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय के रूप में रही। कौन, लीला सेठ। कहाँ रही, हिमालय प्रदेश में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर रही। जो प्रावधान थे, बाकी हमने उच्च न्यायालय के संवैधानिक प्रावधान देखे, उसके बाद वर्तमान की स्थिति भी देख ली थी। और उसके बाद में जो अनुच्छेद है उनके अनुच्छेद में भी देख लेते। अनुच्छेद हमारे कौन से थे, 2014 से लेकर 214 से लेकर 231 मध्य, और भाग था हमारा स। ठीक है, तो अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 2014 में क्या, 2014 उच्च अनुच्छेद में क्या लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में सीधा उन्होंने अनुच्छेद 231 का विवरण किया है। 231 में क्या है, इसकी तय संसद को अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त रूप से एक उच्च न्यायालय की भी स्थापना कर सकते हैं। ये एक संसद किसके पास में एक क्या है कि संसद के पास में एक पावर है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय बना सकता है। अगर वो चाहता है
कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर भी एक उच्च न्यायालय को एक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के उनका एक उच्च न्यायालय भी बना सकता है। ये संयुक्त रूप से दिखाने के लिए किनके पास में पावर है, संसद के पास में पावर है, और दोनों को एक साथ बनाकर, परंतु 214 अनुच्छेद कहते हैं प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, परंतु 231 उच्च न्यायालय कहता है कि ये राज्य संसद के पास में अधिकार होता है कि केंद्र शासित प्रदेश या राज्य या दो से अधिक राज्य या दो या अधिक केंद्र शासित प्रदेशों का एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। इसके कुछ उन्होंने उदाहरण हमने आपके सामने पेस्ट किए हैं, जैसे कि पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़, इन तीनों का संयुक्त एक हाई कोर्ट है, वो चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ है? चंडीगढ़ में। पंजाब का, हरियाणा का और चंडीगढ़ का एक ही उच्च न्यायालय है, वो संयुक्त उच्च न्यायालय है, वो है चंडीगढ़ में। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल, चारों का क्या है? प्रदेश में का हाई कोर्ट है, वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। कौन से? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ठीक है, ये आपने उदाहरण देख लिए, 214 231 अनुच्छेद भी पढ़ लिए, ये आपको समझना है। ठीक है, अगला एक और उदाहरण है महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीप व दादर नगर हवेली का हाई कोर्ट एक बॉम्बे हाई कोर्ट है। कौन सा है? एक ही है, वो कौन सा है? बॉम्बे हाई कोर्ट। और अनुच्छेद हम देख लेते हैं 215 अनुच्छेद उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का भी होना सही है। क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का भी प्रावधान होना चाहिए। इसको इंग्लिश में तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं और हिंदी में अभिलेख न्यायालय भी होना जरूरी है। 215 में इसका अभिलेख है। उच्च न्यायालय के निर्णय कार्यवाही व कार्य लिखित के रूप में होना चाहिए। इसके निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में माने जाते हैं। उच्च न्यायालय की अवमानना एक दंड का प्रावधान है। मतलब जो उच्च न्यायालय है उसका अगर आपने गलत साबित किया या उसको कुछ गलत दृष्टि से या उन गलत शब्दों से कुछ किया तो उसको क्या है? अवमानना के रूप में दंड भी मिल सकता है। इसके निर्णय अधीनस्थ अगर न्यायालय से साक्ष्य के रूप में माने, इनके जो भी निर्णय लिए, आगे आप कहीं भी जाएंगे अपना, जैसे कि उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय के रूप में आप अपना दावा पेश करने जाएंगी, वहां भी क्या होगा? न्यायालय के रूप में इन्होंने जो कहा है वो आपको एक साक्षी के रूप में बनने, एक विटनेस के रूप में, एक गवाह के रूप में आपके जो भी डॉक्यूमेंट वो बन सकते हैं। और उच्चतम न्यायालय का क्या काम है? निर्णय लेना और कार्रवाई करना और कार्य लिखित रूप में देना। क्या है? लिखित रूप में देना। ठीक है, अनुच्छेद 217 हम पढ़ने जा रहे हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति व उनके पदों की शर्तों के बारे में। उनकी नियुक्ति कैसे होती है और उनकी पदों की गरिमा या उनकी शर्तें क्या होती हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा संबंधित राज्य की राज्यपाल से प्राश्रम, मतलब संबंधित प्राश्रम के बाद में उनकी निर्णय, मतलब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कब करेगा? उस संबंधी जो भी राज्य का राज्यपाल होगा उनसे पूछताछ करके जो भी विश्लेषण बात करने के बाद में भी करेगा। ठीक है, तो अपना मेन मुख्य प्रश्न क्या है कि मुख्य न्यायाधीश, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, उनको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और मुख्य न्यायाधीश की तथा संबंधित जो भी पिछली चर्चा वो किन से ज्ञान अर्जित करेगा? उसी राज्य की राज्यपाल के द्वारा से राष्ट्रपति अपना। ठीक है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उनके नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा उनके बाद में प्राश्रम की जाएगी। ठीक है, अगला कॉलेजियम प्रणाली क्या है? ये कॉलेजियम प्रणाली है वो वर्तमान में वर्तमान में 1993 से कॉलेजियम प्रणाली का प्रचलन चला था। 1993 के बाद में क्या हुआ? कॉलेजियम जो भी प्रणाली वहां उसका क्या प्रचलन शुरू हो गया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों को में से नियुक्त होती हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कॉलेजियम के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह लेनी होगी। ठीक है, इनकी आयु सीमा, मुख्य न्यायाधीश जो न्यायाधीश है उनकी आयु सीमा कितनी है? 62 वर्ष। कितनी है? 62 वर्ष। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। और 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी। ये 62 वर्ष कब की गई? ये हमारे जो 15वें संविधान में, कौन से?
15वें संविधान 1963 में क्या की गई, पहले थी 60 वर्ष थी न्यायाधीश की आयु, उसको आगे बढ़ाकर कितनी कर देनी, 62 वर्ष की। कब की, 15वें संविधान संशोधन 1963 में 60 वर्ष से 62 वर्ष उनकी आयु की गई थी। ठीक है, आयु संबंधित कुछ विवाद भी खड़े हुए हैं। उन विवादों को क्या, यदि आयु को लेकर प्रश्न उठता है तो निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद में राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और निर्णय अंतिम होगा। जो भी अगर इन आयु संबंधित कुछ भी प्रश्न खड़ा होगा या उनका मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति अंतिम निर्णय कौन लेगा, राष्ट्रपति लेगा, मुख्य न्यायाधीश के साथ में पिछली चर्चा करके उनकी अनुमति के बिना नहीं करेगा। शपथ कौन दिलाएगा, न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी सदस्य के समक्ष पद से लेगा। जो भी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होगा, ठीक है, न्यायाधीश होगा, उनको शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। और राज्यपाल किनको शपथ दिलाएगा, उनके नियुक्त किए गए सदस्यों के समक्ष। अगर राज्यपाल नहीं है तो उनके द्वारा नियुक्त किए गए सदस्य के समक्ष कौन क्या करेगा, उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश है वो अपना पद ग्रहण समारोह या पद शपथ ग्रहण करेंगे। और त्याग पत्र किनको देंगे, त्याग पत्र न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और शपथ कौन दिलाता है, राज्य का राज्यपाल दिलाते हैं। और त्याग पत्र ये किनको देंगे, ये राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, तो आज हमारी क्लास यहाँ अनुच्छेद 217 के न्यायाधीश नियुक्ति, पद, शपथ का त्याग पत्र संबंधित करके हमारी क्लास यहीं पूरी होती है। आज हमारी क्लास बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी। अब मैंने बहुत गहराइयों मतलब मेरी प्रयासों से आपको बेहतर समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छे तरीके से अगर समझ में आया है तो आप माइंड मोड स्टडी में जो इतनी भी क्लासें आ रही हैं उनको साथ में कमेंट करना ही है। परंतु इस क्लास में आपको ये क्लास कैसी लगी, मेरी मेहनत आपको कहाँ तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, उसका विश्लेषित करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्यों हमारा भी हौसला आगे बढ़ाने, आपको पढ़ाने और अच्छे नए नए कंटेंट के साथ में इससे भी बेहतर कैसे हो सके वो लाने के लिए बहुत लाभदायक होने वाला। इसलिए इस माइंड मोड स्टडी को जितनी भी क्लासें आ रही है वो आगे से आगे शेयर करो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।